Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss some important questions of biomolecules. So let's start. We have the first question. Glucose or sucrose are soluble in water, but cyclohexane और बेंजीन are insoluble in water. Explain. तो सबसे पहले तो आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. सुक्रोज का फॉर्मूला दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है? सुक्रोज का. और जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. और दो कंपाउंड और हमें दे रखे हैं. हमें दिया है बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 और दूसरा हमें दे रखा है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास. अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा हमारे पास बनेगा. तो देखिए, अगर मैं किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूँ तो उसके लिए वो कंपाउंड जिसे मैं वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूँ वो पोलर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? पोलर. यानी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए. पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं पर भी बनने चाहिए, क्योंकि जो H2O होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है. H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि H2O जब ब्रेक होता है तो H2O बनाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोल्स डेवलप करता है. और हम अच्छे से जानते हैं सॉलिबिलिटी का जो पहला कॉन्सेप्ट होता है उसे कहा जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. यानी कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर में. अब क्योंकि सुक्रोज और ग्लूकोज ये दोनों के पास ये एक तरीके से पोलर भी होते हैं और दूसरा हम कह सकते हैं कि इनके पास हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होता है, जो वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं. इसीलिए ये दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. जबकि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन ये हमारे नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर होने के साथ साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बना पाते हैं. इसीलिए साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन वाटर में डिसॉल्व नहीं करते. सो दिस इज द आंसर. अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज? तो लैक्टोज जो है ये एक प्रकार की शुगर है. लैक्टोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है. शुगर को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं शुगर को हम? शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट को ही शुगर कहा जाता है. कार्बोहाइड्रेट है शुगर. ये कहाँ पाई जाती है लैक्टोज? कौन से किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिल्क में. मिल्क में पाई जाने वाली शुगर को कहा जाता है लैक्टोज. यहाँ से हमें एक और चीज़ पता होना चाहिए कि मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? तो मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है केसीन. ठीक है, केसीन मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है. तो अगर आप लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हो, लैक्टोज का अगर मैं क्या करता हूँ? हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे मिलता है गैलेक्टोज और दूसरा मिलता है ग्लूकोज. गैलेक्टोज और ग्लूकोज मुझे मिलता है. दोनों का ही फॉर्मूला, गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों का ही जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6. ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो आप याद रखेंगे कि अगर मैं लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं. आगे बढ़ते हैं. हाउ डू यू एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज? अब देखिए, डी ग्लूकोज जो होता है उसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये हमारे पास 6 कार्बन होंगे. 1 2 3 4 5 6. छठे कार्बन में CH2OH लगा होगा. दूसरे कार्बन में OH और H, और यहाँ पर H और OH, यहाँ पर OH और H, और यहाँ पर भी OH और H लगा होता है. तो इसका अगर मैं पेंटा एसिटेट बनाऊंगा, पेंटा एसिटेट कैसे बनेगा? पेंटा एसिटेट ऐसे बनेगा कि अगर आप इसकी रिएक्शन कर दोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, तो पेंटा एसिटेट के साथ अगर आप रिएक्शन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिल जाएगा. ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट आपको मिल जाएगा. और जो ग्लूकोज पेंटा एसिटिक होता है ये साइक्लिक होता है, जबकि ग्लूकोज दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है. ऐसी ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कई बार शो करता है और अधिकतर ये किस फॉर्म में भी पाया जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है. लेकिन जो पेंटा एसिटेट फॉर्म है वो हमेशा साइक्लिक में ही पाई जाएगी. तो अगर मैं इस ग्लूकोज की रिएक्शन करता हूँ NH2OH के साथ तो मुझे ऑक्सिम मिल जाता है. ऑक्सिम कैसे मिलता है? कि H2O आउट हो जाता है और ऊपर पे जो CHO ग्रुप लगा हुआ है वो बन जाता है CHNOH, ऐसा बन जाता है वो. ठीक है, बाकी सारे कार्बन ऐसे रहेंगे CHOH5 और CH2OH. ये जो मैंने बनाया है इसे कहा जाता है ऑक्सिम. इसे कहा जाता है ऑक्सिम. और अगर मैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की रिएक्शन करता हूँ, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की रिएक्शन अगर मैं करता हूँ NH2OH के साथ तो मुझे ऑक्सिम नहीं मिलता है. तो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में की जो फॉर्म है उसमें ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, उसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं पाया जाता. ठीक है, जिसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं पाया जाता.
ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हेलो एसिड्स और एमिनो एसिड्स, इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ एमिनो एसिड की, अगर मैं बात करता हूँ एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड क्या होता है। एमिनो एसिड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो और दूसरा COOH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो ये एमिनो एसिड है। और अगर मैं हेलो एसिड की बात करूँ तो हेलो एसिड क्या होगा। हेलो एसिड होगा जैसे कि सी, इससे Cl लगा हुआ है, Cl और यहाँ पर CH है, और इससे COOH लगा हुआ है, 1 2 3, और यहाँ पर पे लगा हुआ है COH, यानी कि CH2Cl2 COH। इसी प्रकार से और भी हो सकता है, CH2 यहाँ पर पे Cl लगा हो सकता है और यहाँ पर पे COH लगा हो सकता है। ये हमारे हेलो एसिड होते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एमिनो एसिड का वो हायर होता है। वो हायर इसीलिए होता है क्योंकि जो एमिनो एसिड होता है वो ज्विटर आयन फॉर्म करता है। ज्विटर आयन कैसे बनता है, ये NH, इसको ऐसे लिख देते हैं OH, और इसको भी ऐसे लिख देते हैं H। यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल जाता है, COO नेगेटिव बन जाता है और हाइड्रोजन चला जाता है इसके पास, और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव। तो ये कहलाता है ज्विटर आयन, ये कहलाता है ज्विटर आयन। तो ये जो ज्विटर आयन है ये सॉल्ट जैसा हमें दिखाई दे रहा है, कैसा, सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी होने के कारण ये वाटर में डिजोल्व कर जाता है, ये वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा वाटर में डिसॉल्व कर जाता है। जबकि यहाँ पर पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, ज्विटर आयन फॉर्म नहीं होता, यानी कि सॉल्ट लाइक नेचर इसमें नहीं होता है हेलो एसिड में। दैट्स वाई इट डज नॉट डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, हेलो एसिड्स। जबकि एमिनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्मेशन के कारण डिसॉल्व कर जाते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हायर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से है। देखो, एग में प्रोटीन पाई जाती है, हम अच्छे से जानते हैं। और अगर मैं प्रोटीन को क्या करता हूँ, प्रोटीन को अगर मैं टेम्परेचर देता हूँ या उसका पीएच चेंज करता हूँ तो वहाँ पर पे हो जाता है डीनेचुरेशन। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है डीनेचुरेशन और दूसरा होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन जमना जिसे हम कहते हैं, कोएगुलेशन। तो इन दोनों प्रोसेस में जो वाटर है, जो H2O है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। H2O क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कहाँ जाता है पूछ रहा है वो वाटर, तो द वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ एग एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ एग। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा, आप लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। देखिए, जो विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। विटामिन सी ये जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। और वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, ये आउट हो जाता है। इसीलिए हमें लगातार इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फाउंड व्हेन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमिन इज हाइड्रोलाइज्ड। तो हमारे पास एक डीएनए है, डीएनए क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, तो अगर मैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड बनता किससे है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से, प्लस PO4 नेगेटिव ग्रुप, ये इन दोनों से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड बना होता है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजनस बेस से। तो बेस तो आपको बता दिया कि कौन सा बेस बन रहा है, कौन सा बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस हमें दे रखा है थाइमिन, हमें ये दे रखा है थाइमिन। तो थाइमिन वाला बेस है, तो और क्या क्या चीज़ें बनाएगा वो, तो पहली चीज़ बनाएगा पेंटोस शुगर। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एक तो पेंटोस शुगर मिलेगा, और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप या फिर PO4 नेगेटिव ग्रुप हमें मिलेगा, और तीसरा हमें मिलेगा थाइमिन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन RNA इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसेस ऑब्टेन्ड। व्हाट डज द फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ RNA। देखो, जब DNA को अगर मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोलाइज करता हूँ, तो DNA में जो होता है उसमें प्यूरिन की जो मात्रा है, प्यूरिन की जो मात्रा है वो बराबर होती है पिरिमिडीन की। प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है, यानी कि AGCT, एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन और थाइमिन की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं AGCT को ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, ऐसे AGCT। तो जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। और ये तो ये चीज़ हमें बताता है कि DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का होता है, ये हमें पता चलता है जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं और नाइट्रोजनस बेस को देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि एडेनिन की जो मात्रा है वो थाइमिन के बराबर है। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता। आरएनए में अगर मुझे बेसेस मिलेंगे तो कौन कौन से बेसेस होते हैं आरएनए में, AGCU ये पाए जाते हैं, यूरेसिल पाए जाते हैं। और ये किसी के भी बराबर नहीं होते कि एडेनिन यूरेसिल के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड कंपाउंड है। आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड कंपाउंड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये सजेस्ट करता है, तो ये सजेस्ट करता है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स।
मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पहली बात क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और इनका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, यानी कि H2O H+ अगर मैं करता हूँ इसका, तो फर्दर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होते, फर्दर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होंगे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं करेगा, तो वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। वहीं अगर मैं डाइसैकेराइड कहूँ तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिल जाती है। 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो वो कहलाएगा डाइसैकेराइड। अगर 3 मिलेंगे तो कहलाएगा ट्राइसैकेराइड। क्या करने पर? हाइड्रोलिसिस करने पर, H2O H+ करने पर। तो 3 मिलेंगे तो वो कहलाएगा ट्राइसैकेराइड, 4 मिलेंगे तो कहलाएगा पेंटासैकेराइड। ठीक है, तो वैसे ही 2 से लेकर 10 तक की यूनिट को हम ओलिगोसैकेराइड कह देते हैं। और 10 से ज़्यादा अगर मिलते हैं, क्या मोनोसैकेराइड्स अगर 10 से ज़्यादा मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। एक भी हमें मोनोसैकेराइड ना मिले हाइड्रोलिसिस करने पर तो उसे कहेंगे हम मोनोसैकेराइड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एक भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर? तो शुगर का मतलब हम जानते हैं, शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से है शुगर का मतलब। और रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है ऐसी शुगर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फिलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाते हैं। टॉलेंस रिएजेंट से क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर देते हैं या उन्हें रिड्यूस कर देते हैं, वही कहलाते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं ये रिड्यूसिंग शुगर हैं। डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है एक्सेप्ट सुक्रोज आपका एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं रिड्यूसिंग शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे बने रहिएगा।